ऐसा कहते हैं कि इतिहास से अच्छा कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता। इतिहास केवल खुद में घटनाओं को नहीं समेटता है, बल्कि हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। नमस्कार दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो से जानने की कोशिश करें कौन है माइकल ओडायर, क्या था कहानी सरदार उधम सिंह के, क्यों हजारों भारतीयों को शहीद होने पड़े थे जलियांवाला बाग में। दिन था 26 दिसंबर 1899। पंजाब के संगरूर इलाके के सूनम गांव में जन्मे उधम सिंह केवल 3 साल के ही थे जब उनके मां का देहांत हो गया था। कुछ सालों के बाद उनके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अनाथ हो जाने के कारण उधम और उनके बड़े भाई मुत्का सिंह को अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। इसी दौरान उनके बड़े भाई का भी मौत हो जाता है। उधम सिंह पूरे अकेले हो गए थे। ईयर 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिए और आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। ये माना जाता है कि अगर अंग्रेज ऑफिसर जनरल डायर ना होते तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कभी होता ही नहीं। डायर का पूरा नाम कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर था। डायर ने फैसला लिया था कि वो भारतीयों को सबक सिखाएंगे। डायर की मौत के बाद भी उन्हें जनरल डायर नहीं बल्कि अमृतसर के कसाई कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय नेताओं और जनता ने खुलकर ब्रिटिशों का साथ दिया था। 13 लाख भारतीय सैनिक और सेवक यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में ब्रिटिशों की तरफ से तैनात किए गए थे, जिनमें से 40,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हुए थे। युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय नेता और जनता ब्रिटिश सरकार से सहयोग और नरमी की आशा कर रहे थे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने मंतागू चेम्सफोर्ड सुधार लागू कर दिए जो इस भावना के विपरीत थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान पंजाब क्षेत्र में ब्रिटिशों का विरोध कुछ अधिक बढ़ गया था, जिसे भारत प्रतिरक्षा विधान 1915 लागू करके कुचल दिया गया। गांधी तब तक दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। उन्होंने रौलत एक्ट का विरोध करने का आह्वान किया। आसान भाषा में रौलत एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अर्थात बिना ट्रायल के साथ अनिश्चित समय तक जेल में डाला जा सकता था। सन 1919 में रौलत एक्ट पारित हुआ था। रौलत एक्ट एक का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। जब गांधी जी इसके विरोध में खड़े हुए तो ब्रिटिश सरकार ने अधिक नेताओं और जनता को रौलत एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया और कड़ी सजाएं दी। इसमें जनता का आक्रोश बढ़ा और लोगों ने रेल, डाक, तार और संचार जैसी सेवाओं को बाधित किया। आंदोलन अप्रैल के पहले सप्ताह में अपने चरम पर पहुंच रहा था। लाहौर और अमृतसर की सड़कें लोगों से भरी रहती थी। करीब 5,000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे थे। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को ये 1857 के गद्दार की पुनरावृत्ति जैसी परिस्थिति लग रही थी, जिसे ना होने देने के लिए और कुचलने के लिए ब्रिटिश कुछ भी कर सकता था। जलिया बाग हत्याकांड के दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का प्रमुख त्यौहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की रबी की फसल काटने के बाद नए साल की खुशियां मानते हैं। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्यौहार है और सिख इसे सामूहिक जन्मदिवस के रूप से भी मानते हैं। अमृतसर में उस दिन एक मेला सैकड़ों साल से लगते चले आ रहा था, जिसमें उस दिन भी शामिल था। हजारों लोग दूर दूर से श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में गुरुजी के दर्शन के लिए बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए अमृतसर पहुंचे थे। गुरुद्वारे से 500 मीटर की दूरी में जलियांवाला बाग को देखने के लिए बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े इकट्ठे हुए थे और बड़ी ही खुशी के साथ बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे। उस दिन एक सभा भी रखी गई जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेले देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वह जा पहुंचे थे। जब नेता बाग में पड़ी ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी जनरल डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वह जा पहुंचे। उन सबके हाथों में भरी हुई राइफलें थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वह मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा।
सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए। देखते ही देखते वो कुआं भी लाशों से पट गया। भारतीय कांग्रेस के अनुसार 1000 लोग से भी ज्यादा शहीद हुए और 2000 लोगों से भी ज्यादा घायल हुए थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपने नाइटहुड को वापस कर दिया। आज़ादी के लिए लोगों का हौसला ऐसी भयावह घटना के बाद भी पस्त नहीं हुआ, बल्कि सच तो ये है कि इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की चाहत लोगों में और जोर से उफान मारने लगी। जनरल डायर के इशारे पर हुए जलियांवाला कांड ने उधम सिंह को इस कदर हिलाकर रख दिया कि उन्होंने यहाँ की मिट्टी को अपने हाथ में लेकर उसे सबक सिखाने की कसम खाई और क्रांतिकारी घटनाओं में उतर पड़े। उसके बाद उधम सिंह चंदा इकट्ठा कर देश के बाहर चले गए और दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्रा कर क्रांति के लिए पैसा इकट्ठा किए। उधम सिंह लंदन पहुंचने से पहले जनरल डायर की साल 1927 में बीमारियों से मौत हो गई। ऐसे में उधम सिंह ने अपना पूरा ध्यान माइकल ओ डायर को मारने पर लगाया और किसी तरह से वो छिपते छिपाते साल 1934 में लंदन पहुंचे। उधम सिंह ने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीद ली और माइकल और डायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित समय का इंतजार करने लगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी। यहाँ पर माइकल और डायर भी वक्ताओं में से एक था। उधम सिंह को ये मौका मिल गया जिसके उन्हें सदियों से इंतजार था। उधम सिंह अपनी रिवॉल्वर को एक मोटी किताब में छिपा ली। सभा के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल और डायर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां माइकल और डायर को लगी जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। उधम सिंह उसी जगह पर खड़े रहे और अपने आप को सरेंडर कर देते। उसके बाद उनको अदालत में पेश किया गया। अंत तक उनकी फांसी की सज़ा सुनाई गई। धन्यवाद दोस्तों।